हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी पर स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 सम मेजर पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स राजनीति शास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपके डाउट्स को, आपके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सभी समस्याओं का समाधान हम लोग कर सकें। आपके लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और हाँ, किसी भी चीज़ को रटिए नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न करके भी देता है तो आपके पास वो कॉन्सेप्ट रहे। क्योंकि पूरे बुक के वर्ड को माइंड में रखना और उसे एग्ज़ाम हॉल में ले जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक सब्जेक्ट तो होता नहीं, हमारे कई सब्जेक्ट होते हैं। और ऑलरेडी हमारे पे बहुत सारा प्रेशर होता है कि क्या करें ना करें, क्योंकि हम कंफर्म क्वेश्चन भी नहीं पता रहता है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो बहुत सारे हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो बुक के लाइन बाय लाइन को रखना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग एक अच्छा आंसर लिख सकें और एग्ज़ामिनर आप सभी को अच्छा नंबर दे सके। और बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सही लिखिए, कम लिखिए बट सही लिखिए, सटीक लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, सही से लिखिए। इंट्रोडक्शन, जैसे कि किसी भी आंसर को लिखा जाता है, अगर आर्टिकल वाला है तो आर्टिकल को ज़रूर से ज़रूर मेंशन करना चाहिए। विदाउट आर्टिकल वाला है तो इंट्रोडक्शन लिखो, उसके कुछ सपोर्टर्स के नाम लिख दीजिए, या कोई भी उनके जनक वगैरह है तो उनका नाम लिख दीजिए, हाईलाइट करके लिख दीजिएगा, अंडरलाइन करके। देन कुछ डेफिनेशंस लिख दीजिए इंग्लिश में। और कोई भी आंसर आप लोग लिख रहे हैं, अगर वो पॉइंट वाइज हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होती है। तो पॉइंट वाइज आप लोग अगर लिख सकते हैं तो पॉइंट वाइज लिखिए। और जो भी आप हेडिंग वगैरह देते हैं पॉइंट वाइज, तो आप इंग्लिश में देने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा एक एडवाइस था। हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। और इस चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आते रहेंगे जब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ये HS 2022 में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चैप्टर 5 में टोटल 3 टॉपिक्स है: लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, उदारवाद, मार्क्सवाद एंड गांधीवाद। तो इस वीडियो में हम लोग लिबरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लिबरलिज्म के थोड़े से हम लोग हिस्ट्री को जानते हैं कि कैसे आया लिबरलिज्म। तो जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, स्टेट ऑफ नेचर कहने का मतलब है जब लोग जंगल में रहते थे, जहाँ पर ना गवर्नमेंट था, ना ही स्टेट था, ना ही रूल्स थे, ना रेगुलेशन था। लोग असभ्य थे, उन्हें किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं था। तो सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी करते थे। तो जैसे जैसे समय में परिवर्तन होते गया, बदलाव होता गया, तो लोगों में थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, और ये जो था वो रोज़ का हो गया था, रोज़ लड़ाई झगड़ा। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने में से ही किसी एक पर्सन को चुन ले लीडर के तौर पर, जो सारी व्यवस्था को संभाले और किसी के काम में भी इंटरफेयर ना करे। जो भी व्यक्ति से जुड़ा कार्य है वो व्यक्ति खुद करेगा, और जो भी सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्य है वो जो लीडर चुना गया है, जिसे सरदार कहा जाता है, वो सरदार करेगा। तो इस तरह से लिबरलिज्म का हिस्ट्री है। लिबरलिज्म मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखा जाता है, ठीक है। तो ये था लिबरलिज्म का
कुछ लिखवाए हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें भी लिखवाए हैं कि विश्व के सभी तंत्रीय शासन प्रणाली में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वही है कि लोकतांत्रिक जो भी स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, कंट्रीज़ है, उनमें लिबरलिज्म, उदारवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। इस विचारधारा का कहने के से मतलब है उदारवाद, लिबरलिज्म। इस विचारधारा का उदय 16वीं और 17वीं सेंचुरी, यहाँ लिखे हैं सेंचुरी, लिखे हैं बस शताब्दी होगा, में हुआ था, परंतु यह सिद्धांत 19वीं सेंचुरी में सामने आया था। उदारवाद का उदय जो है वो 16 एंड 17th सेंचुरी में हुआ था, बट इसे सिद्धांत का रूप 19वीं शताब्दी में मिला, 19th सेंचुरी में मिला। ठीक है। उसके आगे इसमें है कि प्रारंभ में यह केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता था, जिसके कारण राज्य का स्वरूप धुंधला पड़ने लगा। इसलिए उदारवाद के नकारात्मक रूप शुरू में सामने आए थे, इसलिए इसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। इसके कारण यह अपने का समर्थन करता है। मतलब पूरा इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि उदारवाद का उदय जो है वो 16th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी में हुआ था, बट इसे एक सिद्धांत का रूप 19वीं शताब्दी में मिला। शुरू में उदारवाद जो था, लिबरलिज्म जो था, वो व्यक्ति के स्वतंत्रता पर जोर देता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सब चीज़ होती है, उस पर जोर देता था, जिससे स्टेट का जो कार्य था वो धुंधला पड़ने लगा। ठीक है, स्टेट का रहना ना रहना बराबर होने लगा। फिर इसके कारण इसके उदारवाद के इसी व्यवहार के कारण उसे बहुत सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगता था कि स्टेट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर किसी भी सिस्टम को चलाते हैं, बट लिबरलिज्म जो था वो पूरी तरह से एक तरफा हो गया था, सिर्फ व्यक्ति के स्वतंत्रता पर ही बल देता था, स्टेट के बारे में कुछ कहता ही नहीं था। इसलिए उदारवाद का एक नेगेटिव फेस सभी को दिखने लगा, जिससे सभी ने जैसे कि मार्क्सवादी ने, समाजवादी जो भी विचारक रहे हैं, उन्होंने उदारवाद को क्रिटिसाइज किया इसी बात पर। उसके बाद उदारवाद ने अपने स्वरूप को बदला और फिर अब वर्तमान में देखा जाता है कि उदारवाद जो है वो अब एक कल्याणकारी स्टेट का समर्थक हो गया, यानी ऐसा स्टेट जो लोगों का कल्याण करता हो, वैसा स्टेट को उदारवाद सपोर्ट करता है। देन अब लिबरलिज्म की मीनिंग पर हम लोग चलेंगे कि मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। उदारवाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हिंदी वर्ड है, ठीक है, जो कि लिबरलिज्म इंग्लिश वर्ड के हिंदी रूपांतरण है, जो अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, लिबरलिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। और इसके कुछ सपोर्टर्स है, सपोर्टर्स ऑफ लिबरलिज्म। कैसे मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है, मीनिंग लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, सपोर्टर्स लिख दिए, वैसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो सपोर्टर्स ऑफ लिबरलिज्म, तो जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेमी बेंथम, जेम्स मिल, मॉन्टेस्क्यू, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमसन, हिल, ग्रीन आदि, ये इतने सारे हैं लिबरलिज्म के सपोर्टर्स है। ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि 2 उदारवादी विचारक के नाम बताइए या सपोर्टर्स के नाम बताइए, तो आप लोग कोई भी 2 या 3 लिख सकते हैं आराम से। और मैं बता दूं कि जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा डेफिनेशंस पर आएंगे, लिबरलिज्म के डेफिनेशंस पाएंगे। मैकगवर्न का कहना है कि लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट is a compound of 2 separate elements. One of these is democracy, the other is individualism. यानी मैकगवर्न के अनुसार उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में 2 विभिन्न तत्वों का मिश्रण है, जिनमें से एक तो लोकतंत्र है और दूसरा जो है वो व्यक्तिवाद है।
यानी लोकतंत्र और व्यक्तिवाद जो है वो लिबरलिज्म का बेस है, उसी के वजह से लिबरलिज्म जो है आया है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है लास्की का। लास्की कहते हैं लिबरलिज्म के बारे में कि लिबरलिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीडम। लास्की के अनुसार लिबरलिज्म जो है वो सीधे तौर पर फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो समझ में आई, ये बहुत ही छोटा है, आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं अपने आंसर शीट में। देन नेक्स्ट है हॉबहाउस का। हॉबहाउस इन हिज बुक लिबरलिज्म, हॉबहाउस के बुक का नाम क्या है? लिबरलिज्म। तो अगर पूछ देगा कि हु रॉट द बुक लिबरलिज्म, तो हॉबहाउस लिखे हैं। ठीक है, उनके बुक का नाम है लिबरलिज्म। वे अपने बुक लिबरलिज्म में कहते हैं, हॉबहाउस सेज दैट लिबरलिज्म इज द बिलीफ दैट सोसाइटी कैन बी फाउंडेड ऑन द सेल्फ डायरेक्टली पावर ऑफ पर्सनालिटी। हॉबहाउस कहते हैं कि उदारवाद एक विश्वास है, ठीक है, जिसके आधार पर समाज की स्थापना स्वनिर्देशित व्यक्तित्व के आधार पर हो सकती है। उदारवाद एक विश्वासों के आधार पर हम यह कह सकते हैं या यह कहा जा सकता है कि उदारवाद जो है वो इस प्रकार की अवधारणा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान देता है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्रताओं पर आधारित होता है। ठीक है, उदारवाद के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से हम लोग मुख्य 3 देख सकते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म, देन मॉडर्न लिबरलिज्म, देन न्यू लिबरलिज्म। हम अब लिबरलिज्म के फीचर्स पर आएंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखे हैं और इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी क्लियर करूँगी। अब ये देखने लायक होगा कि आप लोग कितना कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने जानबूझकर इसके नोट्स को नहीं लिखा है, इसके अंदर के मटेरियल को नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखे हैं और आप सभी का काम है कि आप लोग एक नोट्स तैयार करें। इन सभी के हेडिंग्स के कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगी अभी, उसको समझकर अपना एक नोट्स तैयार करें। देन फर्स्ट है फेथ इन ह्यूमन रीजन। ओके, मनुष्य के विवेक में विश्वास। उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता मनुष्य के विवेक में विश्वास है। ठीक है, उदारवाद का विकास इसी आधार पर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल उदारवाद जो है वो मनुष्य के विवेक में विश्वास करने की जो बात है वो इस प्रकार सिद्ध करता है एग्जाम्पल देकर कि यूरोप में जो पादरी होते थे, जो चर्च के पोप होते थे, फादर्स होते थे, वो बाइबल वगैरह पढ़ते थे और आम लोग बाइबल वगैरह नहीं पढ़ते थे। तो वे लोग खुद से ही बाइबल के बारे में कुछ बातों का या अंधविश्वासों का फॉल्स इंटरप्रिटेशन करके उन्हें बताते थे कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, मतलब पूरा अंधविश्वास वाली बातों को बताते थे। तो उदारवाद जो है वो यही बोलता है कि मनुष्य को ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुद के विवेक का उपयोग करना चाहिए और इन सभी अंधविश्वासों के जो कुरीतियाँ थी वो सब यूरोप में ये जो सभी अंधविश्वास जो प्रचलित थे इनके खिलाफ भी नाशन हुआ था। जिन्होंने ये रिवोल्यूशन किया था वो जॉन लॉक और टॉमस पेन ने किया था। उन्होंने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरा अपना मन ही चर्च है। कहने का मतलब है, हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर ही भगवान है करके, तो हमारे अंदर ही भगवान है, तो हमें अपने को सर्वोपरि मानना चाहिए, हमें अपने विचारों पर विश्वास रखना चाहिए, अच्छा थिंकिंग रखना चाहिए, सोचना अच्छा चाहिए। अगर हम अच्छे हैं और हम अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर खुद हमारे में वास करते हैं और ईश्वर के दर्शन हमारे में ही हो जाते हैं। ठीक है,
तो उदारवाद का फर्स्ट पॉइंट में कहने का यही मतलब है। अगर सिंपली देखा जाए तो उदारवाद जो है वो कहता है कि मनुष्यों को अपने विवेक में विश्वास रखना चाहिए, किसी भी अंधविश्वास पर नहीं विश्वास करना चाहिए जब तक वो रिजनेबल ना हो। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंसेस टू द पास्ट द ट्रेडिशंस। ठीक है, तो उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार या संस्था या कोई भी ऐसी चीज़ जो तर्क संगत ना हो, बौद्धिक ना हो, रिजनेबल ना हो, ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। जैसे कि परंपराओं से देखा जाए तो प्राचीन काल से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, कुरीतियाँ हैं जो चलती आ रही हैं, बहुत सारे अंधविश्वास है जो चलते आ रहे हैं, जिनका कोई मतलब साइंटिफिक नहीं है, जो कोई वो वैलिड नहीं है, बट फिर भी लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लिबरलिज़म जो है वो नकार देता है, इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। सभी पॉइंट्स जो है ना वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैन इज़ द एंड, स्टेट इज़ द मीन्स, यानी मनुष्य जो है वो एक साध्य है और स्टेट जो है, राज्य जो है वो एक साधन है। यानी मनुष्य जो है वो स्टेट, यानी जो भी राज्य या समाज या जो भी संस्थाएं होती हैं वो व्यक्ति के कल्याण के लिए ही बनाई जाती है। व्यक्ति ही उन सभी का निर्माण करता है अपने विकास के लिए, ताकि वो सभी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके विकास में सहयोग कर सके। ठीक है, और राज्य, समाज या विभिन्न संस्थाओं के नाम पर उनका बलिदान भी नहीं दिया जा सकता है। तो हर तरीके से जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, वो एक मनुष्य के डेवलपमेंट में एक साधन का काम करता है। इसलिए यहाँ पर थर्ड नंबर में कहा गया मैन इज़ द एंड, स्टेट इज़ द मीन्स, कि व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेट एंड सोसाइटी आर मैन मेड। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसा कि मैंने कहा है। अब यहाँ ऊपर में बताया गया है कि मानव साध्य है और स्टेट जो है वो साधन है। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट और जो सोसाइटी होते हैं वो मानव द्वारा, व्यक्ति द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे उनमें उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, उनकी आवश्यकताओं में परिवर्तन होते जाते हैं, वैसे वैसे स्टेट एंड सोसाइटी में भी परिवर्तन होते जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंसेंट ऑफ नेचुरल राइट्स, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता। उदारवादी जो है वो प्राकृतिक अधिकारों पर भी बल देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य के पास कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं जो तब भी थे जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, वो अब भी है जब लोग स्टेट में रहते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल राइट्स कहने का मतलब है राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। ये सब, ये जो राइट्स होते हैं वो किसी के द्वारा नहीं दिया जाते हैं, ना समाज के द्वारा, ना सोसाइटी के द्वारा, ना समाज के द्वारा, ना स्टेट के द्वारा, ना गवर्नमेंट के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकते। तो जिसके द्वारा दिए नहीं जा सकते तो उसके द्वारा छीने भी नहीं जा सकते। ये जो राइट्स होते हैं हमारे, ये नेचुरल राइट्स होते हैं, इसे कोई नहीं छीन सकता है, और जो छीनने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। ओके, तो 5 नंबर समझ में आ गया। 6 नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरलेस इंडिविजुअल्स। ओके, यानी स्वामी मुक्त व्यक्ति की धारणा। जो उदारवाद है वो हमें ये बताता है कि जो मनुष्य होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वयं में
पूर्ण होता है, ठीक है। उसे किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना विकास स्वयं ही कर सकता है। उसे किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई मुझे गाइड करेगा तब हम डेवलप करेंगे, या कोई मुझे गाइड करेगा तो हम ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे करके। तो उदारवाद कहता है कि इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी व्यक्ति को, वो स्वयं में पूर्ण होता है, वो स्वयं में स्वतंत्र होता है, वो अपना विकास खुद कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम। जाहिर सी बात है, ये तो पॉइंट क्लियर ही है कि उदारवाद जो है वो एक व्यक्ति के हर व्यक्ति के हर इंडिविजुअल के फ्रीडम को सपोर्ट कर रहा है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि उदारवाद जो है वो व्यवहारिक रूप में स्वतंत्रतावाद है। उसके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राकृतिक या जन्मसिद्ध अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने विवेक के अनुसार कार्य करे, ठीक है। आप लोग अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, या जो मैंने बताया उसको भी लिख सकते हैं। फेथ इन ह्यूमन लिबर्टी, सेम है, यहाँ फ्रीडम था, यहाँ लिबर्टी था। मनुष्य के लिबर्टी में विश्वास करना, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेथ इन सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखना। उदारवाद जो है वो निरपेक्षता का समर्थक है। उसके अनुसार धर्म और राजनीति के जो क्षेत्र है वो दोनों अलग अलग है। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, यानी कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने 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 अनुसार अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए व्यक्तिगत विषय बताया गया। इसलिए राज्य को व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन करे या अपने किसी भी धर्म को माने, तो उसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और आज भी देखा जाता है कि धर्म जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाता है किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी धर्म के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फेथ इन डेमोक्रेसी, ठीक है। उदारवादियों ने व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के लिए लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतों जैसे कि वयस्क मताधिकार यानी वोटिंग का राइट्स, उसके बाद प्रतिनिधि संस्थाएं, उत्तरदायी सरकार, कानून का शासन, स्वतंत्र प्रेस आदि का प्रतिपादन किया। ये सभी डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, और एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये सभी होना आवश्यक हो जाता है। देन हम नेक्स्ट आते हैं आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ लिबरलिज्म, यानी लिबरलिज्म के सपोर्ट में और अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स को देखेंगे हम लोग। और ये जो आर्गूमेंट्स है वो फेवर में, ठीक है। तो फेवर में जो भी आर्गूमेंट्स है वो अलग अलग बेसिस पर है, लाइक मोरल बेस, इकोनॉमिक बेस, साइंटिफिक बेस, प्रैक्टिकल बेस, एक्सपीरियंस बेस, इनको हिंदी में बोल सकते हैं नैतिक आधार, आर्थिक आधार, वैज्ञानिक आधार, व्यवहारिक आधार, अनुभव का आधार। ये सभी अलग अलग बेसिस है, और सभी बहुत सारे विचारक हैं उदारवाद के जिन्होंने अलग अलग बेसिस के आधार पर लिबरलिज्म को सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग नैतिक आधार का देखेंगे कि मोरल बेस। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, ग्रीन, कांट आदि जो विचारक हैं उन्होंने नैतिक आधार पर लिबरलिज्म का ये सपोर्ट किया है। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, और इसलिए व्यक्ति के कार्यों में स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वो हस्तक्षेप नहीं करता है तो लोग सेल्फ डिपेंड होंगे, वो सेल्फ थिंकिंग कर पाएंगे। यदि स्टेट व्यक्ति के हर कार्य में इंटरफेयर करेगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनका विकास नहीं हो पाएगा, वो आत्मचेतना नहीं कर पाएंगे, उनमें आत्मचेतनशीलता नहीं आ पाएगी। तो ये हो गया हमारा नैतिक आधार, ठीक है, मोरल बेस। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि इकोनॉमिक बेस यानी आर्थिक आधार। इसके जो
सपोर्टर है, यानी जो आर्थिक आधार पर लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो है एडम स्मिथ, बेंथम, मार्क्स आदि अर्थशास्त्रियों ने उदारवाद का समर्थन आर्थिक आधार पर किया है। ये सभी अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पर लिबरलिज्म को सपोर्ट किया है। उनकी यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक हित को ठीक से समझता है। जाहिर सी बात है कि जीवन जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए आर्थिक सहायता या आर्थिक जो बेस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। तो उसको समझना ज़रूरी है और सबको समझना भी चाहिए। तो इन्होंने सही कहा था कि सभी लोग अपने आर्थिक हितों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देन उसके आगे ये कहते हैं और अपने आर्थिक हित की सुरक्षा भी कर सकते हैं। वो अपने आर्थिक हित भी समझ सकते हैं और अपने आर्थिक हित की सुरक्षा भी कर सकते हैं। हाँ, यदि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलती है तो उससे इसमें प्रतियोगिता की भावना जागती है और उसका परिणाम होता है कि आर्थिक विकास होता है। इससे व्यक्ति और राज्य दोनों का कल्याण होता है। यानी ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि जो भी अर्थशास्त्री है वो हमें यह बताते हैं कि हर व्यक्ति इतना लायक होता है या इतना कैपेबल होता है कि वे अपने आर्थिक हित को समझ सके, उसकी सुरक्षा कर सके। अगर आर्थिक क्षेत्र में उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है तो वे लोग अच्छी तरह से अपने आर्थिक हित को समझने के लिए सभी कार्यों को करेंगे अपना, और जिससे प्रतियोगिता की भावना उनमें उत्पन्न होगी कि किस तरह से हम दूसरे लोगों से आगे निकल जाए या ज़्यादा हम कमा ले करके, इस तरह की भावना, ठीक है। और इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी व्यक्ति ये भावना जब उत्पन्न करेगा, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न जो करेगा, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो इससे क्या होगा, स्टेट को भी लाभ होगा। तो इससे व्यक्ति का भी लाभ होगा, स्टेट को भी लाभ होगा। इसीलिए जो आर्थिक बेस पर सपोर्ट करते हैं लिबरलिज्म को, वो कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक बेस। ओके, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उदारवाद का समर्थन वैज्ञानिक आधार पर किया है। उन्होंने जीव विज्ञान के सिद्धांत, जीवन के लिए संघर्ष तथा योग्य का जीवित रहने को मनुष्य समाज पर लागू किया है। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो एक वैज्ञानिक है और उन्होंने साइंटिफिक बेस के आधार पर लिबरलिज्म को सपोर्ट किया है। उनका एक सिद्धांत है कि जीव विज्ञान का एक सिद्धांत है कि जीवन के लिए संघर्ष और योग्य का जीवित रहना, यानी हर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के लिए, हर चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है और अंत में वही बच जाते हैं जो योग्य होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को दिखाते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने साइंटिफिक बेस पर लिबरलिज्म को सपोर्ट किया है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यवहारिक आधार पर, प्रैक्टिकल बेसिस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बेस पर देखा जाए तो उदारवादियों का तर्क है कि राज्य व्यक्ति के संबंध में सभी काम नहीं कर सकता है। राज्य के अधिक हस्तक्षेप से नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता है। इससे भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही बढ़ती है एवं उत्पादन कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो राज्य होता है वो व्यक्ति संबंधित सभी कार्य नहीं कर सकता है। अगर राज्य व्यक्ति के हर कार्य में हस्तक्षेप करने लगे तो एक मालिक और नौकर वाला फीलिंग आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी उत्पादन है या जो भी प्रोडक्ट है हो रहा है किसी भी व्यवस्था में, वो कम होंगे, ठीक है। भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा। बेस अनुभव के आधार पर देखा गया है कि जब आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तब भ्रष्टाचार और चोर बाजारी बढ़ जाती है। अतः आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
यानी ये फील किया गया, यह अनुभव किया गया कि अगर ऐसा होता है या हुआ होगा मे बी, तो कि स्टेट आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इससे क्या होता है, स्टेट आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो उससे क्या होता है, कैपिटलिस्ट को या जो भी थोड़े अच्छे इनकम वाले लोग होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचारी भी बढ़ेगी, चोर बाजारी भी बढ़ेगी और आम लोग जो हैं उसमें पिसते रहेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स। जॉन लॉक इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। इन अधिकारों के संबंध में राज्य का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी आप सभी को बता दिया है कि कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं लोगों के पास, जिसे स्टेट ना देता है और ना छीन सकता है। अगर ऐसा कुछ करता है तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। देन ये हो गया हमारा लिबरलिज़म के फेवर में। देन हम उसके अगेंस्ट में देखेंगे तो अगेंस्ट वाला मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखा है और उसके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगी और आप लोग खुद से ये काम कीजिएगा। इसका आप लोग खुद से लिखिएगा कॉन्सेप्ट को समझ कर, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स में बताया गया है कि उदारवादी जो है वो जहाँ मनुष्यों को एक तरफ स्वार्थी मानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ विवेकपूर्ण भी मानते हैं। जो मनुष्य स्वार्थी होते हैं वो विवेकपूर्ण नहीं हो सकते हैं। वास्तविकता तो यह होती है कि व्यक्ति जो स्वार्थी होने के साथ ही वो तो परमार्थी भी होते हैं। इस प्रकार उदारवादी जो है वो व्यक्ति के एक पहलू को ही हमें बताते हैं कि व्यक्ति जो है वो विवेकपूर्ण होते हैं, उन्हें अपने विवेक पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। उसके एक साइड को दिखाते हैं, हालांकि सभी चीज़ का दो साइड्स होता है, ठीक है। तो उदारवाद इंडिविजुअल्स के दोनों साइड को नहीं दिखाते हैं और उनके सिर्फ एक स्वभाव का दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है स्टेट इज़ नॉट अ नेसेसरी इविल। तो स्टेट इज़ नॉट अ नेसेसरी इविल यानी राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। उदारवादियों ने या उदारवाद में स्टेट की जितनी बुराई की गई है स्टेट में उतनी बुराइयां नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जहाँ पर आम व्यक्ति जो होता है वो नहीं कर पाता है और या वो उसके लिए एबल नहीं होता है। वहाँ राज्य एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव यूनिट की तरह काम करता है लोगों के हित के लिए, ठीक है। बट उदारवादियों ने स्टेट को बहुत ही नेगेटिव सेंस में प्रस्तुत किया है लोगों के सामने। तो इस आधार पर भी लिबरलिज़म को क्रिटिसाइज किया जाता है। देन रॉन्ग नेशन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की दोषपूर्ण धारणा। उदारवादियों का यह तर्क है कि राज्य के हस्तक्षेप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। यह दोषपूर्ण है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के किसी भी कार्य में इंटरफेयर करेगा तो उसके स्वतंत्रता का हनन होगा। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि राज्य ही सभी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। तो ऐसा कहना कि राज्य जो है वो किसी के मामले में इंटरफेयर करेगा तो उनकी स्वतंत्रता छीन जाएगी, उन पर कोई हार्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस आधार पर भी क्रिटिसाइज किया जाता है लिबरलिज़म को। देन नेक्स्ट है हमारा है सपोर्ट ऑफ कैपिटलिज़म। तो लिबरलिज़म जो है वो ऐसे कहता है कि स्टेट को इकोनॉमिक क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर स्टेट इकोनॉमिक क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा तो जो कैपिटलिस्ट होंगे उनको तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हेल्प कर ही रहे हैं। इससे क्या होगा, कैपिटलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों का और मज़दूरों का लेबर्स का शोषण करेंगे। तो इससे मज़दूरों का शोषण बढ़ जाएगा। पूंजी के केंद्रीकरण से जनता जो रहती है वो असंतोष हो जाएगी।
हाँ, और समाज में भी थोड़ा सा आक्रोश प्रकट होगा। देन उसके आगे बताया गया है क्रिटिसिज्म बाय द आइडियलिस्ट। तो इस उदारवाद को आदर्शवादियों द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया। देन क्रिटिसिज्म बाय मार्क्सिस्ट, फिर मार्क्सवादियों द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया। तो ये था लिबरलिज्म के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी डाउट्स हो या प्रॉब्लम हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को और भी अच्छी तरह से अगर डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग वो भी अवेलेबल करवा देंगे। आप लोगों को PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।